हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 लेकर आया हूँ। दो ध्रुव्यता का अंत, चैप्टर का नाम है आपका दो ध्रुव्यता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। दो ध्रुव्यता का अंत चैप्टर, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे आज की इस वीडियो में। इस चैप्टर को हम पूरा खत्म कर देंगे, यानी पढ़कर पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दो ध्रुव्यता का अंत जो चैप्टर है उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, दी ध्रुव्यता, अब इसमें देखिए क्या है, दी ध्रुव्यता क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। चैप्टर का आपका नाम है अध्याय 1 है। हर एक चैप्टर, इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर लाएंगे, थर्ड चैप्टर लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट की आप जानकारी मिस ना कर दें। तो देखिए, दी ध्रुव्यता का तात्पर्य क्या है। दी ध्रुव्यता का तात्पर्य विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का अस्तित्व में होना तथा इसके आसपास ही विश्व के विभिन्न देशों का दो गुटों में बट जाने से है। दी ध्रुव्यता के चरण में जर्मनी का दो भागों में विभाजन हो गया। इस विभाजन के पश्चात पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के वर्सा गुट और पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाटो गुट में शामिल हुआ था। 25 दिसंबर 1991, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से आपका जो है बोर्ड एग्जाम से तैयारी किस प्रकार से होगी, इसी से आपका डिसाइड हो जाएगा। तो 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ के पतन के साथ ही विश्व में दी ध्रुवीय व्यवस्था का पतन हो गया। विश्व एक ध्रुवीय बन गया। क्या है, विश्व एक ध्रुवीय बन गया। इसी को हम कहते हैं दी ध्रुव्यता, या इसको शॉर्ट में भी आप समझ सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक समझ सकते हैं, क्या है, यहाँ से आप यहाँ तक समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दी ध्रुव्यता का तात्पर्य विश्व में राजनीतिक दो महाशक्तियों का अस्तित्व में होना तथा इसके आसपास ही विश्व के विभिन्न देशों का दो गुटों में बांट जाना ही क्या है, दी ध्रुव्यता कहलाता है। तो इतने में कर सकते हैं, नहीं तो आप इतने में कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखिए क्या है, जो चैप्टर का हमारा नाम है दो ध्रुव्यता का अंत, ये आपका जो 2023 बोर्ड एग्जाम में था, ये आपका सेकेंड चैप्टर था। लेकिन जो 2024 का न्यू सिलेबस पैटर्न आया है, उसके हिसाब से आपका जो पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, वो हटा दिया गया है। आपका सेकंड चैप्टर ही पहला चैप्टर बन गया है 2024 के अनुसार, न्यू सिलेबस के अनुसार। यदि आपने हमारा न्यू सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको सारी जानकारी, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सोवियत प्रणाली की बात हो रही है। क्या है, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या होती है, सोवियत प्रणाली का क्या अभिप्राय है, सारी जानकारी हम देंगे। तो देखिए, इस प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समता मूलक, क्या है, जो समाजवाद एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। इस प्रणाली को वर्ष क्या है, इस प्रणाली को वर्ष 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अपनाया गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो सोवियत प्रणाली है क्या है, ये 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के बाद में अपनाया गया था, जो कि क्या है, साम्यवादी शासन प्रणाली से आधारित थी, याद रखिएगा। तो ये सोवियत प्रणाली हो गया। अब देखिए, सोवियत प्रणाली के आगे क्या आ जाता है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या की थी, उसको भी हम पहले देख लेते हैं। क्या है, देखिए, अब हमारा आ चुका है सोवियत प्रणाली की क्या है, विशेषताएं। विशेषताएं क्या थी वो उसको भी हम पहले देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी से आपका सारा डाउट क्लियर होता चले जाएगा। और हर एक चैप्टर का हम इससे ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सभी का हम वीडियो लेकर आएंगे। तैयारी जो आपकी है अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, और आप भी यदि आप सो रहे हैं स्टूडेंट तो जाग जाइए, यही मौका है आपको कुछ करने का, यानी 2024 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का। तो देखिए, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं में क्या है, राज्य एवं पार्टी की संस्था को महत्व। क्या है, जो राज्य एवं पार्टी, इसमें संस्था का महत्व क्या है। देखिए, सोवियत प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें राज्य, क्या है, जो सोवियत प्रणाली है, इसमें महत्वपूर्ण जो एक विशेषता थी, यह विशेषता थी, इनमें राज्य एवं पार्टी की संस्था को विशेष महत्व दिया जाता था। जो राज्य एवं पार्टी की संस्था है, इसमें इनको विशेष महत्व
दिया जाता था सोवियत प्रणाली में। याद रखिएगा, जैसे आपने देखा है कि सोवियत प्रणाली होता क्या है, जो कि सोवियत प्रणाली क्या होता है, तो ये समाजवादी क्या है गणराज्यों पर आधारित है। इसकी स्थापना हुई थी कितने में, 1917 में, रूस के समाजवादी क्रांति के बाद में ये अपनाया गया था। अब यहाँ पर देखिए जो राज्य एवं पार्टी की संस्था के महत्व है, इनमें पार्टी की संस्था विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें जो राज्य एवं पार्टी की संस्था है इसमें महत्व के बारे में बताया गया था। उसके बाद में देखिए एक दल प्रभुत्व, क्या है, एक दल प्रभुत्व। वीडियो को आप रोक कर भी कॉपी पेन लेकर लिख सकते हो, नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, एक दल प्रभुत्व, साम्यवादी पार्टी का अस्तित्व था। इसमें विपक्ष अथवा क्या है, विपक्ष अथवा किसी अन्य दल के लिए कोई स्थान नहीं था। जो एक दल प्रभुत्व था, इनमें पार्टी क्या था, इसमें विपक्ष अथवा किसी अन्य दल के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं था। अब इसमें देखिए क्या है, दूसरी दुनिया। अब दूसरी दुनिया भैया क्या थी, दूसरी दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो यूरोप के देशों, क्या है, जो यूरोप के देशों की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था थी, दूसरी दुनिया के अंतर्गत आने लगी। दूसरी दुनिया में बन गई समाजवादी जो गुट है, ये देश कहा जाता था। इस समूह को नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य कहने लगे, जो कि दूसरी दुनिया के अंतर्गत आने लगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, महाशक्ति के रूप में उदय, जो महाशक्ति के रूप में उदय है, ये क्या होता है, इसको भी हम समझ सकते हैं। क्या है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सोवियत संघ, क्या, जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसके पश्चात जो सोवियत संघ है, ये महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ। तत्कालीन समय में अमेरिका के अतिरिक्त, क्या है, जो अमेरिका के अतिरिक्त सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व में अधिक विकसित हुई, जो कि महाशक्ति के रूप में उदित हुई। उसके बाद में देखिए सुनिश्चित जीवन स्तर। सुनिश्चित जीवन स्तर क्या है, आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जब बोर्ड एग्जाम में आता है तो सुनिश्चित जीवन स्तर आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, लोक जन कल्याण पर बल। अब इसमें देखिए क्या है, सोवियत प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह थी कि सरकार का लोक कल्याण था। क्या है, सरकार का, जिसे स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व बच्चों के देखभाल तथा चीज़ें को रियासती छूट पर दरों उपलब्ध कराने के लिए जो क्या थी, प्रतिबंध थी, ये सारी चीज़ें जो लोक जन कल्याण पर बल देना था, ये आप याद रख सकते हैं। तो जो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं थी कुछ इस प्रकार की थी। आपके एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 लिख कर दे दिया, उसके बाद में चारों को हमने समझा दिया है कि इस तरह से इसका ये मतलब होता है। तो सोवियत प्रणाली की जो विशेषताएं थी, ये विशेषताएं इस प्रकार से थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सोवियत प्रणाली का दोष क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। जो चैप्टर आपका है दो ध्रुव्यता का अंत, इसी सभी पर रिलेटेड है। और सारा जो क्वेश्चंस आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सभी इसी से आते हैं, इसी से बना कर लिया जाता है। तो देखिए जो सोवियत प्रणाली के दोष हैं वो क्या क्या है, इसको भी हम पहले देख लेते हैं। देखिए इस प्रणाली को विशेषताओं के साथ साथ निम्नलिखित कमियां थी। जो इस प्रणाली है इसमें विशेषताओं के साथ साथ निम्नलिखित कुछ कमियां थी जो बताया गया है। देखिए कमजोर प्रौद्योगिकी, क्या है, जो कमजोर है, कमजोर प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचा। उसके बाद में नौकरशाही का प्रभाव, उसके बाद में उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर और रूस का प्रभाव और एक दल प्रभुत्व। याद रखिएगा। तो ये देखिए 5 प्रकार से हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक एक में समझा देता हूँ। जैसे कि कमजोर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा क्या थी, तो इनमें क्या होता कि सोवियत जो प्रणाली है ये प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन व ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई थी। इसका एक कारण यह था कि सोवियत संघ अपने हथियारों को अधिक केंद्रित किया हुआ था, जो कि कमजोर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से नौकरशाही का प्रभाव जो था, इसमें सोवियत प्रणाली के जो नौकरशाही का जो प्रभाव था, बेसिकली क्या होता था, इसमें प्रणाली के धीरे समाजवादी या सत्तावादी परिवर्तित होने लगते थे, जो नौकरशाही का प्रभाव था। उसी प्रकार से तीसरे वाले में कि उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर क्या था। जो उपभोक्ता एक वस्तुएं हैं, इसका जो निम्न स्तर था ये क्या था, इसमें जो उपभोक्ता को पश्चिमी तुलना में, क्या जो उपभोक्ता है
इसको पश्चिमी तुलना में निम्न स्तर की वस्तुएं मिल रही थी, जो कि उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर था। रूस का प्रभाव क्या था भैया? रूस का प्रभाव ये था कि 15 गणराज्यों को मिलकर, जिसमें सभी अपनी अपनी संस्कृति एवं सभ्यता व सुरक्षा स्वस्थ रह सके, क्या है, सुरक्षा स्वयं को कर सके, या परंतु साम्यवादी दल की जनता इस इच्छा को निकार दिया करती थी। तो इसी का रूस का प्रभाव होता था। और एक दल का प्रभुत्व या एक दल का जो भी आप समझ लीजिए, इसमें क्या था, अर्थात कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होना भी एक प्रमुख कमी थी। तो ये सोवियत प्रणाली के दोष थे, जो कि 5 हमने दोष बता दिए हैं। यदि आप इस प्रकार से भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, याद रखिएगा। यदि यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करके लिखना पड़ेगा आगे, याद रखिएगा। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी प्रकार से आपका जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका है, सभी हम आर्ट्स की तैयारी यहाँ पर कराते हैं। और नोट्स भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाकर हमारे वेबसाइट से नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नोट्स आपको भी वहाँ पर मिल जाएगा। इस बात पर आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्या आ जाता है हमारा, क्योंकि जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगला क्या हमारा आ जाता है, गोर्बाचेव। क्या है? गोर्बाचेव और सोवियत संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोर्बाचेव और सोवियत संघ। अब इसको क्या है समझते हैं, ये क्या होता है। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव, क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कौन थे? जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, ये 1980 के दशक में क्या है, जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बने, महासचिव बने। याद रखिएगा। सुधार हेतु कुछ प्रणालियाँ जो अपनाई गई, देखिए सोवियत संघ की वास्तविकता के ज्ञान प्रसार, जो सोवियत संघ है इसमें वास्तविकता के जो ज्ञान प्रसार हेतु ग्लानस्तोत, क्या है, ग्ला स्नोत या ब्रैकेट में आप रख सकते हैं खुलापन की प्रणाली अपनाई गई, जो कि इनमें ये बताया गया। अब इसमें क्या होता है, जो वर्ष 1985 में सोवियत प्रणाली में सुधार किया गया और सोवियत संघ की वास्तविकता में इसमें आया गया, क्या है, वास्तविकता का और ज्ञान का प्रसार हुआ, जो कि इनमें खुलापन प्रणाली अपनाई गई सोवियत संघ की वास्तविकता के लिए। ज्ञान प्रसार हेतु और ज्ञान का प्रसार हेतु इसका प्रणाली अपनाई गई। दूसरा क्या है, देखिए दूसरी प्रणाली पैरा, क्या है, पेरेस्ट्रोइका, ब्रैकेट में आप रख सकते हैं पुनर्रचना, क्या है, पुनर्रचना थी। इसकी विशेषता परिवर्तन, क्या है, विशेषता परिवर्तन की शुरुआत दबाव ना होकर सहमति द्वारा किया जाए, क्या है, सहमति द्वारा किया जाए, जो कि ये है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो सहमत द्वारा किया गया, इसमें किसी भी परिवर्तन या प्रारंभ में दबाव ना हो। और इसी के साथ गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उस क्रोनी नामक प्रणाली लागू की थी, क्या है, उस क्रोनी नामक प्रणाली लागू की गई थी, जो कि इसमें जो गोर्बाचेव और सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था के रूप में था, याद रखिएगा। अब देखिए अगला हमारा क्या आ जाता है, अगला आ जाता है सोवियत संघ का विघटन एवं कारण। याद रखिएगा सोवियत संघ जो विघटन है और कारण है, ये क्या होता है, मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो आपका चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जो चैप्टर होता है एग्जामिनर जो बोर्ड एग्जाम में होता है, क्योंकि अभी तो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद में जो हमारा आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। सभी क्वेश्चंस को हम भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बुक की जो एक्सप्लेनेशन, इसमें आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या होता क्या है, सोवियत संघ का विघटन एवं कारण इसका क्या था। तो देखिए इनमें क्या है, दिसंबर 1991 में, क्या है, दिसंबर 1991 में एल्तन, क्या है, एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों जैसे रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की, क्या है, सोवियत संघ की अंत हो गया था, जो कि बेलारूस, क्या है, बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत हो गया था, रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा। ये जो 1991 में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 जो बड़े गणराज्य थे उनके द्वारा ये अंत हो गया था। उसके बाद में देखिए क्या है, सोवियत संघ के, क्या है, जो सोवियत संघ के विघटन परिणामों में 3 तथ्य उभर कर आए। कौन कौन से वो तथ्य थे, इसमें देखिए क्या है,
पहला आपका तथ्य आ जाता है दो महाशक्तियों का उदय, जैसे रूस और अमेरिका। सभी को पता होगा यदि नागरिक शास्त्र के आप स्टूडेंट हैं तो इनमें क्या होता है, जो दो महाशक्तियां हैं कौन है, दो महाशक्तियां अमेरिका रूस, सभी को पता है, पूरी दुनिया में सभी को पता है, शक्तिशाली है, महाशक्ति हैं, यही है। दूसरा आपका क्या है, नए देशों का उदय, जो नए देश हैं जैसे रूस का उदय, नए नए देशों का, तो कई सारे देशों का उदय हुआ इनमें, ये आप देख सकते हैं, जो कि सोवियत संघ का विघटन का कारण है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दो महाशक्तियों का उदय किया, ये आपका जो क्वेश्चन होता है किसमें बेसिकली पूछा जाता है, ये अति लघु उत्तरी में पूछा जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन जो इनमें दिसंबर 1991 में आप देख सकते हैं क्या हुआ, रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा जो सोवियत संघ, इसकी समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया था, ये आप समझिए। उसके बाद में देखिए अगला क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या है, तीन बात हो रही है कि सोवियत संघ के विघटन की तथ्य में उभर कर आए, क्या है, तीन तथ्य उभर कर आए, तो दो हमने बता दिया, तीसरा क्या है उसको भी हम बता देते हैं। तो देखिए तीसरा आपका आ जाता है उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना, क्या है, उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना, जो कि लोकतंत्र जो है, क्या है, लोकतंत्र जो है इसकी उदारवादी की स्थापना हुई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या है, अब हमारा आ जाता है अगला टॉपिक, सार्क थेरेपी एवं उसका परिणाम, क्या है, सार्क थेरेपी क्या होता है, सार्क थेरेपी बेसिकली इसका क्या होता है, सार्क थेरेपी के पहले हम परिभाषा देखेंगे कि सार्क थेरेपी होता क्या है। बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 4 ऑप्शन के थ्रू। तो सार्क थेरेपी का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कोई भी देश आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना, या ये प्रक्रिया साम्यवादी, क्या है, साम्यवादी शासन के पतन के बाद शुरू हुई थी, जो कि सार्क थेरेपी का अर्थ है। अर्थ आप समझ सकते हैं, जो आघात पहुंचाकर क्या है उपचार करना, इसका एक पेशा है। उसके बाद में देखिए क्या है, संघर्ष एवं तनाव निम्नलिखित कारण, जो सार्क थेरेपी का उसका परिणाम हमने बता दिया। अब इसमें देखिए क्या है, पहला हमने बता दिया कि सार्क थेरेपी का जो अर्थ है ये आघात पहुंचाकर उपचार करना है, सभी को पता हो गया। अब देखिए अगला क्या है, सही संघर्ष एवं तनाव निम्नलिखित कारण। हमने सार्क थेरेपी का अर्थ तो पढ़ लिया, सार्क थेरेपी किसे कहते हैं, सार्क थेरेपी का परिणाम क्या है, लेकिन संघर्ष एवं तनाव निम्नलिखित कारण क्या कहते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए सैनिक संगठन बनाया गया, यानी जो सैनिक संगठन है, तनाव के जो कारण है इसके सैनिक संगठन बनाया गया। सैनिक संगठन बनाने के तत्पश्चात पर्याप्त पेट्रोलियम भंडार होना, ये भी किया गया। चीन को लाभ पहुंचाना यानी विभाजन, चेकोस्लोवाकिया, क्या है, चेकोस्लोवाकिया या युगोस्लाविया को बाहर करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपका क्या है, संघर्ष एवं तनाव के निम्नलिखित कारण में आ जाते हैं। जैसे सैनिक संगठन बनाना हमने बता दिया। उसके बाद में क्या है, पर्याप्त पेट्रोलियम भंडार होना, जो पर्याप्त पेट्रोलियम है ये भंडार होना। उसके बाद में क्या है, ये देखिए चीन को लाभ पहुंचाना, क्या बात जो हो रही है सार्क थेरेपी के अर्थ में हो रही है कि चीन को लाभ पहुंचाना, और विभाजन क्या है, चेकोस्लोवाकिया, क्या है, चेकोस्लोवाकिया या युगोस्लाविया से हैं। आगे और भी आप लिखना चाहें तो 2-3 और लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे कि ऐसी स्थिति में आम जनता परेशान थी एवं विभिन्न देशों में अस्थिरता का माहौल था। क्या था, जो ऐसी स्थिति में जो आम जनता थे, आम लोग थे, हमारे जैसे लोगों, वो क्या थे, वो परेशान थे इसके। और यूक्रेन, क्या है, यूक्रेन और किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में शासन के समाप्त, क्या है, शासन में समाप्त करने के लिए आंदोलन चला। इसके लिए जो सार्क थेरेपी उसके परिणाम तथा संघर्ष एवं तनाव के निम्नलिखित जो कारण थे। उसके बाद में देखिए क्या है, सार्क थेरेपी 1990 में अपनाई गई। जो सार्क थेरेपी है ये 1990 में अपनाई गई। इसका परिणाम रूसी मुद्रा के मूल्य में, जो रूसी मुद्रा है जो इसका परिणाम है, रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट आई, बैंक दिवालिया हो गई और माफिया वर्ग का उदय इत्यादि हुआ। जो क्या हुआ है, जो सार्क थेरेपी 1900 में क्या है, 1990 में अपनाई गई थी जो सार्क थेरेपी है, इनमें क्या जो रूसी मुद्रा है, रूसी मुद्रा कौन है, रुपया, क्या है, जो रूसी मुद्रा का अर्थ होता क्या होता है, रूसी मुद्रा का अर्थ यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइएगा। रूसी मुद्रा जो होती है रूबल होती है, याद रखिएगा, रूबल रूसी मुद्रा है। तो इनमें क्या हुई, गिरावट आई और बैंक जो होते हैं, जो बैंक का है कई सारी थी प्राइवेट या सरकारी, वो भी दिवालिया हो गई। और माफिया वर्ग का क्या हो, जो माफिया गुंडे हैं, इनका उदय यानी इनका निष्कास, जो ये एक मतलब नए नए क्या हुए, नए नए जो
गैंग माफिया हैं या कोई भी उनका उदय हुआ, नए नए लोग आए जो माफिया बनने लगे। तो सार्क थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के द्वारा ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जो रूसी मुद्रा है वो उसका नाम बताइए। तो रूबल रूसी मुद्रा है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्या हमारा टॉपिक आ जाता है, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। क्या है, जो पूर्व साम्यवादी देश और भारत है, इनमें क्या है आप बताइए। देखिए पहला आपका क्या आ जाता है, जो पूर्व साम्यवादी और देश भारत है, इनमें देखिए पहला आपका अर्थ क्या है। इसी प्रकार से आप हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा कॉपी में अपने ध्यान से। देखिए, भारत के सभी साम्यवादी देशों से अच्छे संबंध रहे, किंतु रूस क्या है, जो किंतु रूस से संबंध अधिक घनिष्ठ थे या अधिक मित्रता थे। याद रखिएगा, भारत के जो सभी देश हैं उनसे क्या है, जो संबंध है वो अच्छे रहे, ना कि किसी से लड़ाई, ना किसी के भेदभाव में, ना किसी के जंग में बोलना। तो ये सब जो है शांति, भारत जो चाहता है वो शांति चाहता है। तो भारत के जो सभी देश हैं, भारत के जो सभी देश हैं उनके संबंध जो रहे भारत से लेकर वो अच्छे रहे। लेकिन जो रूस हमारा संबंध है, याद कीजिए 1971 में जो वार हुआ था पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है अलग हो गया था बांग्लादेश, लेकिन जो उसके फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में जो आ गया था वो था अमेरिका आ गया था। तो उसको अमेरिका अपना 7 वेला जो उसका सबमरीन थी वो भेजा गया किसको, भारत की ओर लेकर कि भारत को उड़ा दिया जाए, भारत को दाग दिया जाए। तो जो रूस था, रूस उस समय हमारा मदद किया था, अपना 40वां बेड़ा भेज कर क्या हुआ, रूस हमारी मदद करने आया था। तो उससे क्या है, जो हमारा भारत और रूस का संबंध है वो अधिक घनिष्ठ है, याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए क्या है, रूस को भारत से निम्न क्षेत्रों में लाभ थे। जो रूस है उसको भारत से अन्य क्षेत्रों में, जैसे भारत को भी लाभ है रूस से, भारत को जो लाभ है वो रूस से भी है और रूस को भी लाभ है भारत से। तो क्या है, उनमें निम्न क्षेत्रों में लाभ थे। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। जो भारत है वो हथियारों का दूसरा बड़ा सबसे खरीदार है रूस से, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, इनमें कुछ पॉइंट और बचे हैं। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, भारत को रूस के साथ मैत्री संबंध, क्या है, मित्रता संबंध के अधिक लाभ हुए, जैसे अंतरिक्ष उद्योग, रॉकेट की प्राप्ति, क्या है, अंतरिक्ष उद्योग, रॉकेट की प्राप्ति, और जो गैंग माफिया या गलवान घाटी या कोई भी होता है, क्या कोई भी हो जाए तो क्या हुआ, इससे क्या होता है, कोई भी हो जाए तो उनसे हमें लाभ हुआ है रूस के द्वारा, याद रखिएगा। तो भारत और रूस में जो मैत्री संबंध है या मित्रता कायम है, इसमें भारत का काफ़ी लाभ हुआ है और रूस का भी काफ़ी लाभ हुआ है, याद रखिएगा। तो भारत का ये लाभ हुआ है, अंतरिक्ष उद्योग, रॉकेट की प्राप्ति या कोई भी जो जंग हो उसमें साथ देना, तो ये रूस ने निभाया है। और जो रूस को जो मिला है भारत से हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत ही है, याद रखिएगा, रूस है। तो ये पूर्व साम्यवादी देशों और भारत के बारे में बताया था। अब देखिए आखिरी जो बचता है इस चैप्टर का, जो 2 ध्रुवता का अंत चैप्टर है, भारत और सोवियत संघ। क्या है, जो भारत और सोवियत संघ है ये क्या है, देखिए शीत युद्ध के समय जब भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता, क्या है, सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि, तो आलोचकों यानी जो अलग अन्य जो कई देश थे जो कि विरोधी पार्टी थे, वो क्या क्या कहें, ये देखिए आलोचकों ने कहा कि भारत सोवियत समूह में शामिल हो गया। जो भारत और सोवियत संघ था, सोवियत समूह में शामिल हो गया है शीत युद्ध के समय जब भारत ने सोवियत संघ के बारे में बताया था। अब देखिए यहाँ पर सोवियत संघ के बारे में जो बताया, तो सोवियत संघ में क्या होगा, इनमें देखिए जो सोवियत संघ के क्या है मित्रता संधि, तो आलोचकों ने कहा कि सोवियत जो है समूह में शामिल है, भारत जो सोवियत समूह में शामिल हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में देखिए क्या है, जो सोवियत संघ के क्या है, सोवियत संघ के जो पॉइंट है, आर्थिक संबंध है हमारे सोवियत संघ से, हमारा मित्रता के रूप में आर्थिक संबंध है, संस्कृति संबंध है, सैन्य संबंध है और राजनीतिक संबंध है। जो कि शीत युद्ध के समय जो भारत में मित्रता संधि आलोचकों ने जो कहा था, तो ये इस प्रकार से है। और बहुआयामी संबंधों के रूप में निम्न रूप से 4 संबंध समझे जा सकते हैं, जो कि सोवियत संघ के द्वारा है, बहुआयामी संबंध के द्वारा ये 4 संबंध है। इसमें यदि आ गया कि बोर्ड एग्जाम में यदि आप ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो इसको भी आप समझना पड़ेगा। तो देखिए जैसे आर्थिक संबंध में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या होता है। सोवियत संघ ने भिलाई
बोकारो एवं विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों में सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां की मदद की। इसने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों या यंत्रों का संयंत्रों का अधिक या आर्थिक संग रूप से तकनीकी मदद की। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान सोवियत संघ ने रुपयों का माध्यम बनाकर भारत को व्यापार किया। यानी जो रुपया पहले डॉलर चलता था, अभी भी डॉलर चलता है, यानी जो भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है तो उसमें जो लेन देन का होता है तो वो डॉलर में कन्वर्ट हो, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन भारत जो है अब काफ़ी जगह जो ट्रांसपोर्ट करता है उसका जो पैसा देने के लिए इंडियन में यानी NIR में किया जाता है, यानी इंडियन रुपीज में किया जाता है। तो इससे भारत का काफ़ी रुपया बचता था जो कन्वर्ट होता था डॉलर में अन्य कई देशों में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या होता है ब्याज लग जाता था, उससे काफ़ी परसेंट्स को देना पड़ता था। लेकिन अब जो INR यानी इंडियन रुपीज में करना पड़ा तो उससे काफ़ी कम रुपये लगते हैं। तो ये कुछ 4 प्रकार से जो है सोवियत संघ के बहुआयामी संबंध है, जो कि इस प्रकार से आर्थिक संबंध, संस्कृति संबंध, सैन्य संबंध और राजनीतिक संबंध। तो इसको आप समझ सकते हैं, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, इसको आप नोट्स की तरह भी समझ सकते हैं। किताब में दिया है काफ़ी बड़ा, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, जितना उचित है उतना ही पढ़िए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने आपको बता दिया है, पूरा हमने आपको बता दिया है। चैप्टर जो हमारा है अध्याय 1 है, चैप्टर 1 दो ध्रुवता का अंत, और नागरिक शास्त्र का है क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2024 बोर्ड एग्जाम में नया सत्र का प्रारंभ हो चुका है। तो इसी से आपका आधार पर पूरा तैयारी कराई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो पसंद आया है। यदि आप इसका यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका फ़ोटो यदि आप चाहते हैं तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID पर आ जाइए, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि सर आप हमें दे दीजिए, तो हम आपको दे देंगे ये फ़ोटो। बड़ी आसानी से आप फ्री में पा सकते हैं, ना कोई चार्ज हम लगते हैं ना भी हम, क्योंकि फ्री में हम सारी चीज़ें आपको देते हैं। वेबसाइट पर भी आपको हमारी सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, याद रखिएगा। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, कॉमेंट कीजिए कि सर आप हमें नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 का फ़ोटो दे दीजिए, तो दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नया सत्र है भैया, नया सिलेबस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।